Hello students, today we will discuss about force between two parallel linear conductors carrying current। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो कंडक्टर हैं, लीनियर कंडक्टर हैं, स्ट्रेट वायर जिन्हें हम बोल सकते हैं, और वो पैरेलल में एक दूसरे के साथ जो है पैरेलल में रखी हुई हैं। तो उनमें करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से हम जो है फोर्स फाइंड करना है कि वो एक दूसरे को कितना फोर्स जो है एग्जर्ट करती हैं और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये हम आज इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कंडक्टर हैं इस तरह से, दो कंडक्टर स्ट्रेट या फिर लीनियर कंडक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कंडक्टर है, इसे हम कंडक्टर 1 बोल देते हैं। तो ये आपका कंडक्टर 2 है। कंडक्टर 1 के अंदर करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम करंट को बोल सकते हैं, मान लीजिए इसके अंदर आपका जो है I1 करंट जो है फ्लो कर रहा है इसके अंदर। सेकंड वाला जो कंडक्टर है, तो जो सेकंड कंडक्टर है उसके अंदर हम मान लेते हैं कि करंट जो है वो आपका I2 फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है मान लेता हूँ मैं कि करंट जो है वो इसके अंदर I2 फ्लो कर रहा है। तो ये दो कंडक्टर हो गए, उन कंडक्टर के अंदर आपका जो करंट है वो I1 और I2 हमने यहाँ पर उसको मान लिया है। तो देखिए, जो कंडक्टर 1 है, अभी इस एक वायर है, एक कंडक्टर है, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अराउंड। ठीक है, जो हमने पढ़ा है कि जो कोई करंट कंडक्टर है उसके अंदर जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो ओस्टर ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो था कि कोई कंडक्टर था और जब उसके उसमें करंट फ्लो हो रहा था तो उसने बताया था कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर शेप में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी उनकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे राइट हैंड थंब रूल ये होता है कि जो थंब की डायरेक्शन है ये आपको करंट की डायरेक्शन होती है कि करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिंगर जिधर जा रही है मेरी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। यानी कि अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है और एक पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं अगर P बोलता हूँ, इस पॉइंट को Q नाम देता हूँ, तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, आप देखिए ये थंब की डायरेक्शन ऊपर है और ये फिंगर्स देखिए P पॉइंट पर जब हम देखेंगे तो ये फिंगर जो है ये P पॉइंट पर ये अंदर की तरफ जा रही है, इस प्लेन के अंदर की तरफ। यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है एंड इनवर्ड है, इस प्लेन के अंदर की तरफ है। और जब फिंगर्स ऐसे कर्ल होके और जब Q पॉइंट पर आएंगी तो वो फिंगर ऊपर की तरफ आ रही हैं। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है एंड आउटवर्ड है, इस तरह से। तो ये B की डायरेक्शन हमने शो कर दी है कि वो किस तरह से आपकी डायरेक्शन जो है अलग अलग पॉइंट पे वो डायरेक्शन होगी इस कंडक्टर के अराउंड। या फिर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि इसके अराउंड ऐसे सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं जो हमें बता रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से है। इसके अराउंड एक सर्कुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ बनाती है इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो जो प्लेन होगा, जिस प्लेन में ये सर्कल बन रहे हैं, ये प्लेन, इस प्लेन नॉर्मल टू दिस प्लेन विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर 1। या फिर हम बोल सकते हैं जो प्लेन होगा वो प्लेन, ये जो बोर्ड का प्लेन है जिस प्लेन में हमने कंडक्टर्स रखे हुए हैं, इस प्लेन के वो परपेंडिकुलर होगा। तो अभी देखिए P पॉइंट पर हमने देखा कि फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लें, कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर R पॉइंट में अगर लेता हूँ, तो R पॉइंट पर भी आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर भी मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे क्रॉस से शो कर सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। और मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये सारी जो है एक ही चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलो, इसको हम B से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो B होगा उसे हम क्या लिखेंगे, वो B जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर 1 की वजह से, तो कंडक्टर 1 की वजह से है तो उसको मैं B1 नाम दूंगा। यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 होगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है और इनवर्ड है अंदर की तरफ। तो B1 का जो वैल्यू होगी, B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, और उसका जो स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो B1 विल बी, ये फॉर्मूला होता है
म्यू नोट अपॉन 4 पाई। म्यू नोट ये परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस के लिए, और यहाँ पर दो वायर है तो इनके बीच में जो स्पेस है जो ले रहे हैं रीजन जो है ये इसके बीच का रीजन ये हम फ्री स्पेस ले रहे हैं, और इनके बीच का सेपरेशन हम आर ले लेते हैं। तो फ्री स्पेस के लिए परमिएबिलिटी म्यू नोट होती है, तो ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर आएगा 2I1। I1 है जो कंडक्टर 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये फील्ड आ रहा है हमारे पास, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएगा आर, सेपरेशन जो है, सेपरेशन में जिस पॉइंट पर हम फील्ड निकाले हैं उसकी डिस्टेंस उस कंडक्टर से, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने के लिए हमने किए थे, कि कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उससे जैसे ऐसे ले लेते एक स्ट्रेट वायर है इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना था। उसके लिए हम क्या करते थे कि जैसे वायर है तो एक मिड पॉइंट है यहाँ पर, एक यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते थे जो इस लाइन के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर आपके परपेंडिकुलर हो। फिर हम कोई लाइन एलिमेंट लेते थे, यहाँ पर डी एल एक लाइन एलिमेंट लिया, तो डी एल की वजह, डी एल की डायरेक्शन जैसे ये ले लिया हमने, तो डी एल इस लाइन एलिमेंट की वजह से यहाँ पर हम क्या करते थे फील्ड फाइंड करते थे, ठीक है। और ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये उसका एंड पॉइंट है पी, ये पॉइंट है उसका क्यू, फिर यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट लिए, यहाँ से इसकी जो है फील्ड फाइंड की, इसकी वजह से यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट लिए यहाँ से, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर ये एंगल्स लेते थे, ये मान लीजिए मैंने थीटा लिया है, ये पूरा एंगल मैं φ1 लेता हूँ, ये पूरा एंगल φ2 लेता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, जो लाइन एलिमेंट हमारे पास आया था तो उसकी वजह से फिर क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो एक लाइन, देखो ये तो एक लाइन एलिमेंट की वजह से मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की है, लेकिन अगर पूरी वायर की वजह से फाइंड करनी तो हम इसको इंटीग्रेट करते थे और लिमिट्स लगाते थे φ1 से लेके φ2 तक, ठीक है, -φ1 से लेके φ2 तक हम लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आ जाती थी, ठीक है। तो ये लाइन एलिमेंट की वजह से था, और लाइन एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमें बायोट-सैवर्ट ने दिया था, बायोट-सैवर्ट लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ने हमें बताया था कि लाइन एलिमेंट की वजह से हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है किसी पॉइंट पर वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या था, उसको डी से लिखते थे, क्योंकि लाइन एलिमेंट की वजह से स्मॉल फील्ड होगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो बायोट-सैवर्ट लॉ ने जो फॉर्मूला दिया था हमें वो ये था, डी बी जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये उसकी स्केलर फॉर्म थी। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना तो उसको ऐसे लिखते डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर लिखेंगे आई, और ये देखिए डी एल और यहाँ पर साइन थीटा है, तो यानी कि यहाँ पर जो है आपका एक तो डी एल एक तो लाइन एलिमेंट है, और दूसरा इसकी जो पोजिशनिंग कर रहे हैं पोजिशन वेक्टर इस तरह से, तो ये हो इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आर है ये जो है यहाँ से हम इसको जो है ये वैल्यू ले रहे हैं, तो इसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता था आपका ये डी एल क्रॉस आर और डिवाइडेड बाई आर क्यू, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसको बायोट-सैवर्ट लॉ यहाँ से लिख लिया है। तो ये है आपका बायोट-सैवर्ट लॉ। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स ही रहेगी, तो इसको हम ए मान सकते हैं, ठीक है। और ये लेंथ है ये डी एल है, अगर मैं इसको मान लीजिए एल लेता हूँ तो ये मान लीजिए यहाँ पर आर है, तो ये थीटा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोस थीटा अगर लेंगे तो उसको हम कोस थीटा फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा जैसे यहाँ पर साइन थीटा आया है तो साइन थीटा की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो एल अपॉन आर आ जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ से अब ये अलग अलग वैल्यूज को हम ऐसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बायोट-सैवर्ट लॉ की हम बात कर रहे थे। बायोट-सैवर्ट लॉ से ही हमें पता चला कि एक लाइन है, एक कंडक्टर है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो वो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम। यहाँ पर हमने V1 फाइंड कर लिया कि जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की कंडक्टर 1 के अंदर जो I1 करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से। फिर हम फाइंड करना है कि फोर्स कितना होगा कंडक्टर 2 के ऊपर। तो देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा इससे पहले कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए वैसी ही सिचुएशन है, कंडक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2 और उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है V1 वहाँ पर एक्ट हो रहा है। तो फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, F फोर्स। और ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स लग रहा है 2 के ऊपर लग रहा है, फोर्स 1 की वजह से। यानी 2 के ऊपर जो फोर्स है F2 जो है उसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है कितना करंट हो रहा है उसके अंदर I2
ठीक है, और लाइन एलिमेंट, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर एल लेंगे, I2 L क्रॉस बी, बी है वहाँ पर बी। और देखिए लाइन एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच में एंगल 90 है, तो यहाँ पर आपका होगा ये, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे I2 L B साइन थीटा एन कैप, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, थीटा 90 है। तो इसको अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूँ, फिर मैग्नीट्यूड लिखूँ इसका, ये हो जाएगा आपका I2 L B और एन कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी उसे हम देखेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते, देखिए फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, फील्ड नीचे है, तो थंब इधर है, वो आपका फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, यानी कि ये जो डायरेक्शन है किसकी है, ये है आपकी F2, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है F1 फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो F1 कैसे फाइंड करेंगे, F1, तो सिमिलरली F1 भी ऐसे ही होगा। देखो F1 जो होगा ये होगा आपका, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, वो कंडक्टर 2 की वजह से होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ मैं S, तो S के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। देखिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो S के पास जब आते हैं फिंगर्स, तो फिंगर ऊपर की तरफ आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है एंड अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर जो B होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू होगी, उसे मैं लिखता हूँ B2, ठीक है। B2 की वैल्यू भी ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर μ0/4 और 2I1 की जगह वहाँ पर I2 आएगा, और सेपरेशन जो है वो R है, तो वो नीचे R ही आएगी। तो फाइनली जो वैल्यू होगी F1 की वो हम यहाँ पर लिख पाएंगे। देखिए F1 जो है फोर्स जो है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है 1 के ऊपर, तो उसे हम लिखेंगे, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है I1, और ये करंट एलिमेंट ले लिया था लेंथ L के लिए, और यहाँ पर जो, अच्छा यहाँ पर F2 हमने लिखा है, यहाँ पर B बनाया, ठीक है। यहाँ पर होगा I1 L और B की वैल्यू यहाँ पर है B2, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया कंडक्टर 1 के ऊपर। और अगर हमें एक यूनिट लेंथ के लिए फोर्स निकालना है, मान लीजिए जैसे F2 है, ये F2 इस कंडक्टर 2 के ऊपर है, अगर कंडक्टर 2 की यूनिट लेंथ के लिए फोर्स निकालना है, तो यहाँ पर यूनिट लेंथ के लिए L की जगह 1 आएगा, तो फिर ये हम सिर्फ इसको इतना ही लिखेंगे। सिमिलरली अगर कंडक्टर 1 में यूनिट लेंथ के लिए लिखना है, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये आपका फोर्स इतना ही होगा उसके लिए, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन जैसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसमें फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, और इसमें फोर्स की डायरेक्शन जो है आपकी F1 की डायरेक्शन जो है वो इधर होगी, ठीक है। ये भी यहाँ पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ही पता लगेगा। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, देखिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इसमें फील्ड की डायरेक्शन जो है ऐसे ऊपर, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट ऊपर हो रहा है, और थंब देखिए, थंब जो है वो कंडक्टर 2 की तरफ है, यानी कि फोर्स जो है वो कंडक्टर 2 की तरफ लगा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जब दो कंडक्टर को, दो स्ट्रेट वायर्स हैं, उनमें करंट फ्लो हो रहा है, उन्हें जब पैरेलली रखा जाता है और कंडक्टर करंट एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो करता है, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है, तो वो फोर्स कैसा होता है कि वो फोर्स, वो कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे F1 देखो, कंडक्टर 2 की तरफ लग रहा है, और 2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कंडक्टर 1 की तरफ लग रहा है, यानी कि दो कंडक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। तो देखिए यहाँ पर तो था करंट की एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। अगर ऐसा हो कि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, तब क्या होगा, अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, इसको देखिए इस तरह से है। मान लीजिए इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इस वायर के अंदर जो करंट है आपका वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इन दैट केस हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर, देखो हम मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया कैसे होगा। अब यहाँ पे सिंपली डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो वायर्स हैं, ये जो कंडक्टर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, हमें ये देखना है। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और दे विल रिपेल ईच अदर। अभी उसको फाइंड कैसे करेंगे, बस हमें यहाँ पर देखना है फोर्स की डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है, ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। कंडक्टर 2 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो हुआ है उसकी वैल्यू, उसका जो डायरेक्शन है वो किधर है। देखिए फ्लेमिंग का यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट ऊपर की तरफ है, तो फिंगर जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो है इसकी वजह से जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इनवर्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला है, इसको मैं B1 लिखता हूँ, ये अंदर की तरफ है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो होगा
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, उसकी डायरेक्शन की तरफ देखिए, ये राइट हैंड हम लगाएंगे, हम नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हुआ कंडक्टर 1 के ऊपर, तो वहाँ पर भी जो लाइन्स है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, यहाँ पर कोई पॉइंट लेता मैं, मान लीजिए यहाँ पर पी पॉइंट लिया था, यहाँ पर क्यू पॉइंट लेता, तो यहाँ पर भी फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, और उसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर B2, क्योंकि कंडक्टर 2 में जो करंट है उसकी वजह से ये फील्ड होगा। ठीक है, तो अब फोर्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखो, अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो कंडक्टर 2 के ऊपर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कंडक्टर 2 में जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन में बताएंगे, तो वो बताएंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फील्ड अंदर की तरफ है, और जो पॉजिटिव चार्ज का मोशन है, देखो करंट नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी नीचे मूव कर रहा है, तो ये फील्ड अंदर है, और जो पॉजिटिव चार्ज का मोशन है नीचे, और थंब देखिए, थंब की डायरेक्शन वो आउटवर्ड है, यानी कि बाहर की तरफ है, फोर्स इस पर इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो F2 की डायरेक्शन ये होगी। F1 के ऊपर देखो फोर्स किधर लगेगा, तो इसमें देखो F1 में आपका फील्ड अंदर की तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जो है, मोशन है, वो ऊपर हो रहा है, और थंब की डायरेक्शन देखो वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स है F1 जो है वो इधर होगा। तो अब देखिए, जब करंट जब अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, जो इससे पहले वाला केस था उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था दोनों कंडक्टर के अंदर। अब यहाँ पर दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अब करंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, एक में नीचे की तरफ आ रहा है। इन डैट केस जो फोर्स लगेगा कंडक्टर्स के ऊपर, तो कंडक्टर 2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा F2 जो होगा कंडक्टर 1 की वजह से वो बाहर की तरफ होगा, ऐसे ही कंडक्टर 1 के ऊपर जो फोर्स लगा है कंडक्टर 2 की वजह से वो भी उसके बाहर की तरफ लगा, यानी कि दोनों कंडक्टर एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बोथ कंडक्टर्स आर रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। दो केस हमने स्टडी कर लिए हैं। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो क्या होता है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तब उसमें क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं।